हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम बैंकिंग व्यवस्था के इतिहास को जान रहे थे, इसमें हम 1955 इस समय में इंपीरियल बैंक को एसबीआई में मर्ज किया गया। अब इसके बाद हम आगे आज सीखने का प्रयास करेंगे करेंगे। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए और समझने का प्रयास कीजिए और लिखिए। क्या देखें 1955 में इंपीरियल बैंक का क्या होता है? एसबीआई में मर्ज। इंपीरियल बैंक क्या हुआ? एसबीआई में मर्ज। एसबीआई बना दिया गया, इंपीरियल बैंक को ही एसबीआई बना दिया गया। इसके बाद बैंकिंग व्यवस्था का एक नया दौर इंदिरा गांधी के शासनकाल में शुरू होता है। बैंकिंग क्षेत्र का एक नया दौर इंदिरा गांधी के शासनकाल में शुरू हुआ। इंदिरा गांधी शासनकाल में शुरू हुआ। इसके तहत बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये जो राष्ट्रीयकरण होते हैं, दो चरण में हुआ। दो चरण। ये दो चरण क्या है? तो पहला जो राष्ट्रीयकरण होता है, फर्स्ट चरण, 19 जुलाई 19 जुलाई 1969 1969 को इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ऐसे बैंक की पूंजी जो थे 50 करोड़। पूंजी आधार कितने थे? तो 50 करोड़, 8 करोड़। और दूसरा चरण, सेकेंड चरण, अप्रैल 1980 में आया। अप्रैल 1980 यहाँ 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो हम क्या देखते हैं? बैंकिंग व्यवस्था में एक नया दौर कब आया? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में एक नया दौर आता है। इसके तहत इंदिरा गांधी के शासनकाल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये जो राष्ट्रीयकरण किए गए दो चरणों में होता है। पहला चरण है 19 जुलाई 1969 को। इस चरण में क्या हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। किस बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो जिसका पूंजी आधार कितना था? 50 करोड़। तो वैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सेकेंड चरण 1980 में शुरू हुआ, अप्रैल 1980। इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। ये जो है 1980 है। 80। चलिए इनको मिटाते हैं।
इसके बाद जो है कि अर्थव्यवस्था में सुधार किया गया 1951 1991 अर्थव्यवस्था का क्या किया गया? सुधार किया गया। अर्थव्यवस्था में सुधार सुधार ये सुधार क्या आया? तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आया एलपीजी का 1991 में। एलपीजी एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण एल से लिबरल उदार किया गया, पी से प्राइवेट निजीकरण को मौका मिला, जी से ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। उदारीकरण का मतलब हो गया निजी क्षेत्रों को भी मौका देना। उदारीकरण का मतलब हो गया उदार यानी कि जो भी कानून व्यवस्था है उनमें क्या करना? छूट देना। नियम कानून में छूट देना। पहले तो निजीकरण का अर्थ हो गया क्या? तो निजी क्षेत्र को भी मौका देना। निजी क्षेत्रों को व्यापार करने का मौका मिला। व्यापार करने का मौका मिला। ये वैश्वीकरण का अर्थ हो गया अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। उदारीकरण अर्थात उदार बनाया गया। नियम कानून कैसा किया गया? तो उदार किया गया। नियम कानून उदार बनाया गया। नियम कानून को उदार बनाया गया। उदार बनाया गया। तो इसका प्रभाव बैंकिंग क्षेत्र पर पड़ा। प्रभाव बैंकिंग क्षेत्र पर पड़ा। बैंकिंग क्षेत्र पर पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? तो पहले तो निजी क्षेत्रों को भी बैंकिंग क्षेत्र में आने का मौका मिला। निजी क्षेत्रों को भी बैंकिंग क्षेत्र में आने का मौका मिला। बैंकिंग क्षेत्र में आने का मौका मिला। WTO मानकों के अनुरूप विदेशी बैंकों को भी भारत में शाखा खोलने का अनुमति मिला। WTO मानकों के अनुरूप विदेशी बैंक को विदेशी
बैंकों को भारत में शाखा खोलने का मौका मिला। शाखा खोलने का मौका मिला। साथ ही भारतीयों को भी विदेशों में शाखा खोलने का मौका मिला। भारतीय बैंकों को भी विदेशों में शाखा खोलने का मौका मिला। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए तो क्या देखें, 1991 में अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, तो सुधार आया। अर्थव्यवस्था में सुधार किया गया। कैसा सुधार, तो 1991 में एलपीजी का कॉन्सेप्ट आता है। एलपीजी ये गैस नहीं है। उदारीकरण अर्थात नियम कानून को उदार बनाया गया। निजीकरण, निजी क्षेत्रों को भी व्यापार करने का मौका मिला। पहले था क्या, जो भी सरकारी क्षेत्र हैं उसी को जो है कि व्यापार करने का मौका था, निजी क्षेत्र को नहीं था। लेकिन 1991 के बाद निजीकरण आया, जिसके तहत निजी क्षेत्रों को भी व्यापार करने का मौका मिला। वैश्वीकरण, अपने देश की अर्थव्यवस्था को, जो अपना भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसे विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का मौका मिला। तो इनका यदि प्रभाव देखें तो बैंकिंग क्षेत्र पर प्रभाव क्या पड़ा, तो निजी क्षेत्रों को भी बैंकिंग क्षेत्र में आने का मौका मिला निजीकरण होने के कारण। डब्ल्यूटीओ मानकों के अनुरूप विदेशी बैंकों को भी भारत में शाखा खोलने का मौका मिला और भारतीयों को भी विदेशों में शाखा खोलने का मौका मिल गया। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। इसी के तहत 1993 में आरबीआई द्वारा निजी बैंकों को द्वारा निजी बैंकों की स्थापना के दिशा निर्देश जारी किए गए। की स्थापना के दिशा निर्देश जारी किए गए। क्या दिशा निर्देश जारी किया गया, तो पहले न्यूनतम पूंजी कितना होना चाहिए, पूंजी 100 करोड़ हो, 100 करोड़ हो। ऐसे बैंक जो है कि शाखा नहीं खोल सकते हैं। निजी बैंक शाखा नहीं खोल सकते हैं, शाखा नहीं खोल सकते हैं।
म्यूचुअल फंड जारी नहीं कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड जारी नहीं कर सकते हैं। ऐसे बैंकों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना होगा। शेयर बाजार में शेयर बाजार में शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना होगा। इसके तहत यदि देखें पहला निजी बैंक कौन सा खुला, तो दो निजी बैंक खुले। दो कौन तो पहला खुलता है 1994 में यूटीआई बैंक। इसे वर्तमान में एक्सिस बैंक कहते हैं। एक्सिस बैंक। और 30 मार्च 2002 आईसीआईसी बैंक खुला। इसके बाद 2014 में जनधन खाता, जनधन योजना आया। 0 बैलेंस पर खाता खुलता था। 0 रुपया पर खाता खोलने के लिए जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो क्या देखे 1993 में आरबीआई के द्वारा निजी बैंकों की स्थापना के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। दिशा निर्देश क्या जारी किए, तो न्यूनतम पूंजी कितना होना चाहिए, न्यूनतम पूंजी आधार 100 करोड़ हो, तो वो जो है कि निजी क्षेत्र के बैंक की स्थापना कर सकते हैं। निजी बैंक जो बनेगा वो क्या करेगा, शाखा नहीं खोल सकता है, अपने ब्रांच को नहीं खोल सकता है। ये म्यूचुअल फंड जारी नहीं कर सकते थे। उसके बाद इसे कहाँ पे, शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराना होता था। इसके अलावे बैंकिंग अधिनियम जितने भी हैं सभी इनको प्राप्त था। तो ऐसे दो बैंकों की स्थापना होते, पहला 1994 में यूटीआई बैंक, जिसे वर्तमान में एक्सिस बैंक कहते हैं, और 30 मार्च 2002 में आईसीआईसी बैंक की स्थापना किए गए। इसके बाद 2014 का समय आता है, इसमें जनधन योजना पीएम मोदी के द्वारा लाया गया, जो कि 0 रुपए में अकाउंट खोलने के लिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जा सके। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम आरबीआई के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, पढ़ते लिखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।